चलिए लास्ट क्लास में हम लोग यही पढ़े थे, यूज़ ऑफ ए और एन क्यों हुआ था बताओ। ये भी बातें हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग का जो क्लास होगा बताओ इससे आगे होगा यूज़ ऑफ द पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ पढ़ लेते। सुनो देखो, पिछले क्लास में हम लोग बता दिए थे कि अनकाउंटेबल नॉन से पहले कभी भी, जैसे वाटर है, राइस है, हो सकता है, जैसे मिल्क है, ये सब अनकाउंटेबल नॉन है कि नहीं है, है ना। और मिल्क के बाद जैसे मैं कहूँ कर्ड, दही है, खुद बताइए, या हो सकता है कुछ आप ले लो, जो भी अनकाउंटेबल नॉन है। सभी अनकाउंटेबल नॉन से पहले ए और एन का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। ये बातें पिछले क्लास में पढ़े थे, लेकिन आज सीखेंगे इससे पहले कब करोगे। सुनो कब करोगे, देखो जब भी मैं कहूँ यही अनकाउंटेबल नॉन को काउंटिंग करने की तरह ले आओ। जैसे मालूम चला मैं लिखूँ बॉटल ऑफ वाटर, यानी किसका भाई, बॉटल ऑफ वाटर का पानी, यानी भरा हुआ किससे, पानियों से। तो क्या आप बॉटल लिख सकते हो कि एक बॉटल है पानी का, एक बॉटल, समझ पा रहे। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 बॉटल्स लिख सकते हैं, 2 बॉटल्स है ना ऑफ वाटर, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। यानी आपने देखा कि अनकाउंटेबल नॉन से पहले आर्टिकल का यूज़ आप नहीं करोगे, लेकिन यही अनकाउंटेबल नॉन को किसी चीज़ में अगर रख दोगे तो वो काउंटिंग की तरह आप आ सकता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। उसी तरह जैसे मालूम चला आप यहाँ पे बॉटल ना लगा के हो सकता है जार में रख लो पानी को, तो 2 जार ऑफ वाटर लिख सकते है, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसा बात सही है, लेकिन डायरेक्ट आ वाटर कहना सही नहीं है। क्लियर है। आगे चल के जब यूज़ ऑफ द हम लोग सीखेंगे तो यूज़ ऑफ द में लिखेंगे कि अनकाउंटेबल नॉन से पहले द का यूज़ करेंगे और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों बात सही है, लेकिन कब करेंगे ये बात अभी पढ़ेंगे। क्लियर है, ये बातें समझ में आ गया। उसी तरह बताइए, इसको हो सकता है आप बॉटल में रख के ग्लास में लिख लो, तो वीडियो कट रहा होगा शायद, है ना, तो यहीं तक आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी को मैं लिख लेता हूँ अ ग्लास ऑफ वाटर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब समझ में आया, पानी को किस में आपने काउंटिंग किया, ग्लास में क्या, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर तो भी सही हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये सभी बातें मुझे उम्मीद है कि आपको, जैसे आप क्या कहोगे आई वांट का मतलब क्या चाहो, मैं चाहता हूँ या मुझे चाहिए। आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब एक गिलास उसको क्या चाहिए भाई, पानी चाहिए मुझे। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बताओ सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर लिखना सही है, नहीं, ग्लास को काउंटिंग करना ही पड़ेगा, कितना आप मांग रहे हो सकता है 2 ग्लासेस हो सकता है यहाँ पे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। अगर ये नहीं लगता है तो यहाँ पर काउंटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बातें थी, मुझे उम्मीद है कर लोगे। कल का क्लास अपलोड नहीं हुआ था तो फिर से मैं कर दे रहा हूँ अपलोड, और आप लोग शायद गए होंगे तो देखे होंगे तो अपलोडेड नहीं था, नहीं किया था। आज करेंगे, आज वाला और कल ये वाला हो गया है, ये एक ही बार कर लीजिएगा। सुनो किसी को डाउट तो नहीं है। अब हम लोग आर्टिकल, सुनिए अब हम लोग आर्टिकल दा पढ़ने जा रहे हैं। हाँ एकदम दा बेसिक से चलेगा, सिर्फ आप लोग जाके शेयर कर दीजिएगा। देखो सब्सक्राइबर बहुत, अपने दोस्तों को दिखा देना बस, है कुछ नहीं बस। सुनिए सब्सक्राइबर अभी बहुत जल्दी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, है ना, 1-2 दिन में 50-40 ऐसे बढ़ जाते हैं। सुनिए अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ द। सुनिए यूज़ ऑफ द में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ोगे, नंबर 1 में हम लोग चले कॉन्सेप्ट को लेकर। तो द का यूज़ वैसे जगह पे आप करते हो जहाँ पे पूरे कास्ट को या पूरी फैमिली को या पूरी जाति को, जिसको आप कहते हो, या पूरी फैमिली को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पे द आता है। जैसे आप कहो कुत्ते वफादार होते हैं, कुत्ता वफादार होता है ना, वफादार होता है। अभी रुक जाइए, कुत्ते की नहीं सुनो, आप एक कुत्ते की बात कर रहे हो कि सभी कुत्ते की, सभी कुत्ता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द डॉग, उसके बाद क्या लगाओगे, इज, उसके बाद क्या लगाओगे, फैथफुल मतलब क्या समझोगे, वफादार। कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ अब सुनो, बता रही यही बात बता रही, सुनो द के बाद कहीं पे काउंटेबल नॉन हो और काउंटेबल नॉन से पहले दा का यूज़ किया गया हो तो समझ जाना पूरे कास्ट का बोध कर रहा है, जितने भी डॉग हैं सभी की बात कर रहा है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है।
इसके बदले आप हो सकता है इनको हटा दो, आप द डॉग के बदले सीधा सीधा आप ये लिख सकते हो डॉग्स। डॉग्स के बाद लगेगा आर, उसके बाद भी क्या कहोगे फेथफुल, तो भी बात क्या है बराबर, चाहे ऊपर वाला कहो या नीचे वाला कहो। कुत्ते वफादार होते या कुत्ता वफादार होता, बात बराबर है। या तो इनको ऐसा लिख दो या फिर इनको ऐसा लिखो, दोनों बात बराबर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि द डॉग्स मत लिखना, आगे चल के इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं पक्का? अब देखो मैं सिचुएशन दे रहा हूँ। मालूम चला आपने 4-5 कुत्ते पाल रखे, अब हो सकता है हंसी मत एग्जाम्पल लेके चलना हर कुछ को। 4-5 कुत्ते आपने पाल रखा, घर में गए और 4-5 कुत्ते को डेली मतलब आपने क्या किया भाई, खाना उना दे ही रहे, मस्ती से चल रहा है, तो वो आपके लिए वफादार होगा, होगा कि नहीं होगा? अब कोई आया, मालूम चला 5 कुत्ता वो भी लेके आया है और आपका भी 5 कुत्ता, तो मालूम चला उसका वफादार नहीं है, लॉयल, उसके लॉयल्टी नहीं है, अब आपके कुत्ते के अंदर लॉयल्टी है, तो आप क्या कहोगे? द डॉग्स। द डॉग्स मतलब आप मालूम चले एक ग्रुप उसका भी है डॉग्स का, ठीक है ना, एक ग्रुप उसका जो लेकर आया है, तो 5 को क्या कहोगे? डॉग्स का कुत्ते कहोगे। और एक और आप भी कहोगे अपने आप को जो पाल रखा उसको भी डॉग्स ही कहोगे। लेकिन मालूम चला आप इनको ना कहा कि अपने वाले को कह रहे हो कि द डॉग्स, डॉग्स वो सभी कुत्ता, समझ पा रहे हैं? तो ऐसी सिचुएशन में द डॉग्स कब लगाओगे? जब कोई पर्टिकुलर पुलर डॉग रहेगा तब, वहाँ पे कोई मतलब स्पेसिफिक कुत्ते की बात आएगा, वहाँ पे पूरी जाति की बात नहीं करेगा। समझ पा रहे कि ना? मैं कहूँ द स्टूडेंट्स, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया का स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो। समझ पा रहे? हम सिर्फ द स्टूडेंट कहें तो जनरल हो गया, सभी स्टूडेंट। सिर्फ स्टूडेंट्स लिखें तो क्या हो जाएगा? जनरल। यानी आपने लिखा द स्टूडेंट, तो बताओ ये जनरल है, कोई स्पेसिफिक है? अभी फ़िलहाल नहीं है। तो आप खुद बताओ इसके बराबर क्या लिख सकते हो? स्टूडेंट्स लिखोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मैंने अगर द स्टूडेंट्स लिख दिया, इसका मतलब प्लूरल लिखा है कि नहीं लिखा है? तब यहाँ कोई पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर समझ रहे, कोई स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक मतलब समझते ही हो, कोई खास निश्चित की आप बात कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब चलो खुद बताओ, आगे चल के पढ़ेंगे कि द स्टूडेंट्स बराबर स्टूडेंट्स भी नहीं होगा, कई ऐसे परिस्थिति में बताएंगे, ऐसे सिचुएशन में बताएंगे। फिलहाल ये बातें चलोगे, द स्टूडेंट मतलब सभी स्टूडेंट जनरल की आप बात कर रहे हो। उसी तरह बताओ क्या लिखेंगे? द डॉग इज़ अ फेथफुल, इसका मतलब आप ये लिख सकते हो द डॉग्स इज़ फेथफुल। तो आप ये बताओ क्या आपने लिख दिया द डॉग्स आर फेथफुल, अब इसका मतलब थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या होगा? कोई पर्टिकुलर कुत्ते की बात कर रहे हो, वो फेथफुल है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ बोलिए फिर से। देखो देखिए समझना है, ना समझोगे। देखो एक बात है कि आप अगर आए हैं और आपका दिमाग यहाँ नहीं आया है, आपका दिमाग बाहर ही है, तब समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपका बॉडी आया है और दिमाग भी आया है तभी समझ पाओगे। समझ पा रहे? यानी घर मतलब बाहर कुछ भी हुआ उसको भुला कर ही क्लास में एंट्री करना आपको। समझ पा रहे? बाहर अगर लड़ाई झगड़ा भी हो तो उसका टेंशन एकदम मुक्त वहीं करके एंट्री करोगे तभी होगा। अगर आप टेंशन लेके पढ़ाई कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। जितना माइंड अगर फ्रेश रहा उतना ही आपको मतलब ग्रैबिंग मतलब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है उसको कैच करने की। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अगर माइंड फ्रेश नहीं है, टेंशन है 10 तरह का, तो इसको कैच करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे आप यहीं पे क्लास में देख लो, सब अपने अपने कहानी में कभी कभी लग जाते हैं। यहाँ क्या चला, कोई मतलब नहीं, हाई कैसे हो गया सर, मुश्किल होगा। समझ पा रही कि नहीं पा रहे? अब माँ बाप तो सोच रहे बेचारे पढ़ने गए हैं और यहाँ दोस्ती यारी वफादारी में लगे हुए। इसीलिए आप जहाँ जाओ सबसे पहले कोई टारगेट आपका तो वो कंप्लीट करो। आप यहाँ पहले पढ़ने आए तो सबसे पहले पढ़ने पे ध्यान देना। समझ पा रहे? सेकंड प्रेफरेंस दोस्ती। आज से 1-2 साल 5 साल 6 साल सब बदल जाएगा। सब इस दुनिया में टेम्परेरी है, कोई भी चीज़ परमानेंट है नहीं। आप जिस चीज़ को लेने आए हो उस पर शोर करो। समझ पा रही? ये दोस्त बदल जाएंगे, हो सकता है थोड़ा भी सिचुएशन बदलता है तो उनका भी रंग रूप बदल जाता है, भरोसा मत करना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ लेने आए हो, ले चुके। मुझे जो चीज़ चाहिए मैं ले लेता हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है मुझसे जो लेना है वो आप पूरी तरह लीजिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? लेकिन शायद ही कुछ लोग समझ पाते। फिर से बताओ, जब भी लिखेंगे कोई भी काउंटेबल नाउन हो और उससे पहले आप अगर दा का यूज़ करोगे तो इसका मतलब सभी जाति उसके पूरे होल फैमिली की वो बात करेगा। समझ पा रहे? पूरी जाति का बोध करा देगा, उसके कोई भी कैटेगरी में आए। डॉग है तो सभी डॉग के बारे में बात करें, द डॉग लिख दे तो क्लियर है। द डॉग इज़ फेथफुल, इसका मतलब कुत्ते वफादार होते, सभी कुत्ते की बात है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो डॉग्स आर फेथफुल, इसका मतलब भी वही होगा जो ऊपर वाला होगा।
लेकिन मैंने बताया हो सकता है आपका सिचुएशन अलग है। 5 कुत्ते आपने पाला, आपके दोस्त ने भी 5 कुत्ते पाल रखा, इसको भी आप डॉग्सी कहोगे, इसको भी आप डॉग्सी कहोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात, आपका मालूम चला कुत्ता वफादार है, उसका डिसलॉयल लॉयलिटी उसके अंदर नहीं है, वफादारी नहीं है। अब दोनों को आए और यहाँ पे मालूम चला एक पर्सन आप में से था A B C, आप एक दोस्त थे, तीनों दोस्त थे, और आप पर्सन A है, पर्सन B आपका दोस्त ये पाल रखा, पर्सन C है। आपका वाला तीसरा फ्रेंड आया और कहा कि द डॉग्स आर, इशारा करके कह रहा द डॉग्स आर फेथफुल। इसके बाद जिधर इशारा करेगा समझ जानो पर्टिकुलर कुत्ते की बात कर रहा है, पूरे वो उसके पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा है। वो द डॉग्स वाला पूरे जाति की बात नहीं करेगा, समझ जाना वो पर्टिकुलर किसी प्लूरल फॉर्म के कुत्ते की बात कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात खुद बताओ, हो सकता है एक कुत्ता हो, 2 कुत्ता, 3, 4 कुत्ता हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मालूम चला यहाँ पे A B C D सभी कुत्ते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब मालूम चला सब तो एक ही तरह का कुत्ता है। ऐसे सिचुएशन में मालूम चला क्या कहा कि अब मालूम चला कहा कि वो कुत्ता जो पीछे खड़ा है, मालूम चला लास्ट में खड़ा है, वो मेरा कुत्ता है, ऐसा हो सकता है। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कहोगे? आ लगाओगे कि दा लगाओगे? दा लगा के कहना द डॉग, है ना, विच इज़ इन द कॉर्नर। इसका मतलब द डॉग भी आप लगाओगे कब? सिंगुलर कुत्ते के लिए, पर्टिकुलर कुत्ते के लिए भी आप लगाते हो, पूरा वहाँ पे जाति का बोध वही नहीं होता है। समझो, आगे भी चल के पढ़ेंगे सब स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल ये समझ में आ गया कि द डॉग पूरी जाति को भी दिखा सकता है और पर्टिकुलर किसी कुत्ते को भी दिखा सकता है। वो कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसका मतलब अब मालूम चला यहाँ पे ये कॉर्नर है, मालूम चला इधर से कॉर्नर है, ये मैं कहूँगा वो कुत्ता जो कॉर्नर में है, कोने में है, वो मेरा है। तो क्या कहोगे? द डॉग विच इज़ इन द कॉर्नर, वो कुत्ता जो कोने में है वह मेरा है, इज़ माइन, ऐसे तो कहोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब द डॉग वहाँ पे भी यूज़ होता है जब पर्टिकुलर किसी खास कुत्ते की आप बात सिंगल में करोगे तो भी सही है। और द डॉग वहाँ पे भी यूज़ होगा जहाँ पे पूरे जाति का यूज़ करोगे तब। वो सेंस डिपेंड करता है रिटर्न किस फॉर्म में किया गया, समझदारी किस तरह से कम्युनिकेशन में दिया जा रहा है। क्लियर है? इसका मतलब द डॉग मतलब भी आ डॉग आप लिख सकते हो। इसका मतलब द डॉग मतलब पर्टिकुलर कुत्ते की बात करोगे, वहाँ पे इशारे में बात हो जाता। समझ पा रही? और आ डॉग मतलब एक कुत्ते हैं लेकिन निश्चित नहीं कौन सा है। समझ पा रहे? आ द डॉग पूरे जाति को भी दिखाता है। आ डॉग्स मतलब पूरी जाति को दिखाता है, लेकिन द डॉग्स का दें तो भी ये प्लूरल फॉर्म में किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाता है। क्लियर है इतनी बातें? अब देखिए पहला स्टेप क्लियर है, तो ये सब बातें अभी हटा देते हैं। सुनो, अभी ये सब बातें फिलहाल हटा देते हैं। क्लियर? उसी तरह बताओ, यहाँ पे आओ, द स्टूडेंट्स भी हो सकता है। द स्टूडेंट विच इज़ इन द कॉर्नर इज़ माई ब्रदर, जो स्टूडेंट जो छात्र कोने में है वह मेरा भाई, ये भी हो सकता है। यानी खास पर्टिकुलर सिंगल स्टूडेंट को दिखाने के लिए द स्टूडेंट का आप यूज़ कर सकते हो, दा का यूज़ कर सकते हैं। पहला स्टेप क्लियर है, तो दूसरी स्टेप को देखोगे। सुनो, अब देखो एक बात यह है, कोई भी चीज़ स्पेसिफिक बनाने के लिए दा का ही यूज़ करते हो। क्लियर है? जैसे मैं लिखूं, आपने कभी पढ़ा होगा राम के पिता का ट्रांसलेशन, याद करो क्या लिखते हो थे? राम के पिता। तो बताओ राम के, तो राम का मतलब ऑफ राम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? राम का मतलब ऑफ राम, पिता के लिए क्या लगाओगे? फादर। अब देखिए खुद बताइए, फादर ऑफ राम, क्या ये पिता पर्टिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? और अभी बताएं, जो चीज़ पर्टिकुलर बन जाता है वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाता है? आर्टिकल दा का यूज़ होता है। तो आप क्या लगाओगे? द फादर ऑफ राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल एक ही हैं और कभी पापा एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। समझ पा रही कि नहीं पा रहे? तो द फादर ऑफ राम क्यों लिखेंगे? हाँ, इनको लिखने के स्टाइल ऐसा भी हो सकता है, आप एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर लो, यानी क्या लिखोगे? राम से उसके बाद सीधा सीधा फादर भी लिख सकते हो। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं? आर्टिकल का यूज़ सीख रहे हैं। यानी किसी चीज़ को डिफिनिट बनाने के लिए भी आर्टिकल दा का यूज़ करोगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 2 तरह का है, एक है डिफिनिट आर्टिकल और एक है इनडिफिनिट आर्टिकल। कहीं पढ़े होंगे कि नहीं पढ़ोगे? या कभी पढ़ा होगा? डिफिनिट के बाद क्या पढ़ोगे? इनडिफिनिट आर्टिकल। और जो डिफिनिट होता है उससे आप क्या लगाते हो? दा का यूज़। और जो इनडिफिनिट होता है उसमें ए या फिर क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। याद है आपको? ऐसे तो पढ़े होगे। तो हम लोग ने पिछला डायरेक्ट तो पढ़ लिया था, ये खत्म था। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? आर्टिकल दा। यानी कोई चीज़ भी दुनिया में स्पेसिफिक होगा तो हमेशा आर्टिकल दा वहाँ पे आएगा। ये मतलब रूल कुछ नहीं। अब इस पैटर्न पे दुनिया का हर काम आपका हो जाएगा। सोचो, जो चीज़ अपने आप में एलोन है, पर्टिकुलर वन है, समझ जाना, उससे पहले आर्टिकल दा ही लगेगा, ए का यूज़ हो नहीं सकता। अब रटने की आपको जरूरत नहीं। द सन क्यों लिखेंगे? पर्टिकुलर है, खत्म। समझ पा रहे? क्या पहला लॉजिक समझ में आ गया कि रटने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि पर्टिकुलर हो सकता है, इसका कोई कॉपी ही नहीं हो सकता है, सिंगल वन,
न इसमें ए का यूज़ ही नहीं कर सकते, ए लगाएंगे तो इंडिफिनिट होगा, अनिश्चित, और तो निश्चित है हर चीज़ एक एलोन हो जाए पर्टिकुलर दुनिया में वन, तो समझोगे निश्चित है, एकदम डिफिनिट हो जाएगा। तो बताओ सूरज, चांद सब डिफिनिट है, यानी जितने भी प्लानिट है अपने आप में निश्चित है, तो आर्टिकल दा रहेगा। जितने भी नदी है दुनिया में सब अपने आप में स्पेसिफिक है, एकदम डिफिनिट है कि मेरा नाम कोई और कॉपी नहीं कर सकता। यानी कि गंगा यहाँ बह रहा है तो क्या दुबई में भी वही गंगा कॉपी करके बहेगा? ऐसा नहीं, ये कॉपी हो ही नहीं सकता। समझ पाए? यानी जो चीज़ भी दुनिया में पर्टिकुलर हो गया आर्टिकल दा का यूज़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी आप खुद बताओ, क्या रटने की दोबारा आपको ज़रूरत पड़ेगी? खुद बताइए पहाड़ के नाम, क्या पर्टिकुलर कोई पहाड़ है तो आप क्या लगाओगे? दा लगा सकते हैं। हाँ बोलिए अब। हैं? नहीं, बांग्लादेश में जाके गिरती है, बांग्लादेश में भी है, नहीं और कहीं नहीं है। बस आप वहाँ से निकलते हैं, हिमालय से निकलते हुए, भारत से निकलते हुए डायरेक्ट कहाँ निकल एंड में चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेपाल में ना, नेपाल में कहाँ जाती है? हाँ जाती है, हाँ नेपाल से हो। आप इसका डिज़ाइन देखोगे, नेपाल में ना टच कहाँ करती है? बिहार से होते हुए जाती है ना, नेपाल में कहाँ टच करती है? बांग्लादेश इसके नीचे गिर जाती है। हाँ तो फिर कहाँ टच करती है? वहाँ नहीं करती। अब देखो, आप खुद बताइए, क्या आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले भी एक और बात बताए थे, हम कह सकते हैं द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। सुनिए, ये आप गौर से समझना, यहाँ पे द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इसका मतलब समझोगे क्या? इस क्लास का, यही ना बनेगा, इस क्लास का छात्र। अब खुद बताओ, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, क्लियर? अब खुद बताओ, यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ द स्टूडेंट्स, यानी छात्र लोग, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? एक से ज़्यादा छात्र है लेकिन पर्टिकुलर अपने ही क्लास की बात करें, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, यानी पुलर कह रहे हैं, सभी छात्र इस क्लास के, पुलर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये भी सही है अपनी जगह पे, ये भी सही है। लेकिन खुद बताओ, एक ज़माने में आपको बताए थे ऑफ का मतलब दो तरह के निकलेगा, एक होता है में से वाला केस, एक होता है का की के वाला केस। याद है आपको? यहाँ पे ऑफ दिस क्लास का क्या मतलब होगा? जब भी दा लगा रहेगा तो समझ जाना क्या होगा, का की के का मीनिंग आएगा। और यहाँ पे दा ना लगे, सिर्फ ए या एन लग जाए, इंडिफिनिट आर्टिकल, वहाँ पे उसका मीनिंग क्या होगा? में से। जैसे मैं कहूँ इस क्लास के छात्रों में से एक, तब इसका हिंदी क्या होगा? आ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। देखो कुछ गलती नहीं है, मीनिंग चेंज हो गया। आ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास का मतलब इस क्लास के छात्रों में से एक। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और लिख दें अगर द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इसका नाम पर्टिकुलर वन, क्लियर है? अब बताओ, कई सारे छात्र, उसमें से आप एक को कह सकते हो। अब उसी तरह मैं कहूँ आ फ्रेंड ऑफ माइन, इसका मतलब क्या होगा? मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी में कहें द फ्रेंड ऑफ माइन, तो इसका मतलब क्या समझ में आया बताओ? मेरे दोस्तों में से एक है ही नहीं, पर्टिकुलर वन, खत्म। समझ पा रहे? यहाँ पे ऊपर वाला होगा। अब यहाँ पे आओ, क्या आ फादर ऑफ नाम लिखना सही होगा? क्या आ फादर ऑफ नाम लिखना सही होगा? सोचिए, राम के पिता में से एक पिता, गलत बात है, ऊपर ही वाला सही होगा। हाँ ये सही है, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ये भी सही है, आ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, वो भी सही है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यानी आपने देखा कि कई जगह पे एक गलत भी है और कई जगह पे सही भी जा रहा है वो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दूसरा स्टेप का मतलब ये समझ में आ गया कि किसी चीज़ को पर्टिकुलर बनाने के लिए भी आर्टिकल दा का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे आप कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर लो। अब इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है ना, आप बाद में कॉपी कर लीजिएगा, ये सब हटा देता हूँ। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट और पढ़ा के क्या करूँगा? छोड़ दूँगा। सुनो, हाँ पूछिए। उसका तो रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन एक रीज़न समझ जाओ। सुनो, जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसका बोलने में ओड मीनिंग आता है, बस इतने ही स्टेप समझना। ओड मीनिंग समझ रहे? अब खुद बताओ, मैं लिखूँ नॉलेज, चलिए चुप रहिए, मैं लिखूँ नॉलेज, ठीक है ना, और नॉलेज में आपने लिख दिया का नॉलेज, तो क्या आपको अच्छा लगता है? बस इसीलिए इसका साइलेंट रखा जाता है। हाँ, एल साइलेंट क्यों होता है? वाल की क्यों नहीं पढ़ा? वही बात वो फिर से है, वाल की क्यों नहीं पढ़ा? एड मीनिंग आने के कारण, उसका फ्लुएंसी नहीं बढ़ने के कारण ऐसा होता है।
समझ पा रहे? आई बताइए सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल क्यों है? क्योंकि फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए लैंग्वेज में ग्रामरियन ऐसा करते हैं और कोई वजह नहीं है। समझ पा रहे? जबकि आप अमेरिकन इंग्लिश पढ़ लो, कोई डायरेक्ट आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा होता है, साइलेंट वाला नियम। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ भी ये नॉलेज ही पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं, उन लोग भी ज़्यादातर एक्सेप्शन लेके चलते हैं भाई कि अच्छा नहीं लगता बोलने में तो उसको साइलेंट लेके चलते हैं। बोलो। सॉरी, देखो आई वांट टू, सुनिए, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। सुनिए, मैं लिखूं आई वाना बी अ डॉक्टर, गौर से समझना। देखो वांट टू बराबर आप लिख सकते हो वाना, और कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका यूज़ कोलोकियल लैंग्वेज में किया जाता है, बोल चाल वाली भाषा में। आप कभी भी इसका यूज़ रिटन में ना करें। चलिए, नॉलेज समझ में नहीं आया। नॉलेज के से स्टार्ट होता है तो के नहीं यूज़ किया जाता है, एन से क्यों प्रोनाउंसिएशन किया जाता है? इसका वजह यह है कि फ्लुएंसी नहीं बनता है लैंग्वेज में। फ्लुएंसी समझ रहे हो, बोलने में अच्छा सीधा सीधा नहीं लगता, जिसकी वजह से के को साइलेंट रखते हैं। उसी तरह वॉक वाला भी है। क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पे आई वांट टू बराबर क्या समझोगे? वरना समझोगे। लेकिन कोलोकियल बोल चाल वाली भाषा में होता है, जैसे तू आओ ना, लेकिन क्या रिटन में ऐसा लिख सकते हो आप? अच्छा नहीं लगेगा, आप आइए ना, ऐसा लिखेंगे आप। क्लियर है? चलिए, ये सब हटा दूँ? हटा दूँ। और कोई डाउट है क्या? हाँ, नहीं ना? बोलो बोलो। अरे लाओ पानी थोड़ा पी लेते, मेरा पानी उधर ले गए। चलिए, दूसरा कंसेप्ट समझ में आ गया? द फादर ऑफ, कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए, रानू रानी चलेगा। क्लियर है? यानी किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए भी आप आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। अब इसी पे बहुत सारा है। सुनो, पहला स्टेप बताओ, क्या किसी भी नेम ऑफ रिवर, सुनिए, नेम ऑफ रिवर्स यानी नदियों के नाम, क्या आप दा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? क्यों? पर्टिकुलर है, ख़त्म। आप कितना भी नदी का नाम आ जाए लगा सकते हो, क्या रटने की बात है? तीसरा के बाद हम चौथा पॉइंट ले लें, हो सकता है दा प्लस आप ले लीजिए कोई भी चीज़। यानी आप सोचो, कोई भी नेचुरल है जो इसको नेचर ने, ऊपर वाले भगवान अल्लाह और गॉड ने, ऊपर वाले ने क्या बनाया? स्पेसिफिक बना दिया। तो क्या खुद बताइए, उससे पहले दा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? क्लियर? चौथी बात, ये पांचवी बात हम लिख देते हैं, है ना? खुद बताइए। चलो माउंटेन नेम लिख दो, और कुछ हो गया? माउंटेन्स नेम। पांचवा बताओ, जो चीज़ मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं, मोनूमेंट्स का मतलब समझती हो, इमारत वगैरह जिसका कॉपी नहीं करते, एकदम स्पेसिफिक अपने जगह पे, तो क्या लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? रटने की बात है इसमें। द ताजमहल हो गया, होगा कि नहीं होगा? द चार मीनार होगा, होगा कि नहीं होगा? द लाल किला, द रेड फोर्ट लिखो, क्यों? स्पेसिफिक है। वैसा कुछ होगा, अभी कॉपी है, एक पर्टिकुलर है। कहीं भी सर्च करोगे वर्ल्ड में तो एक आएगा, ताजमहल इंडिया में है, कब बनाओ इसके बारे में पूरा लिख लोगे। यानी जितने मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं, क्या नहीं बने? फिर बनाएं। कहाँ बनाने वाले हैं? वैसे बनने वाला, कॉपी करने वाले अब मिलते कहाँ? बहुत मुश्किल। ट्राई किया आपने बहुत लोग, कहीं नहीं बनते। हाँ बोलो। अब बताइए, पांचवा के बाद छठा पॉइंट लिख लो, है ना? इसके सबका एग्जाम्पल करवाएंगे, अभी कोई दिक्कत तो नहीं होगा? पक्का? चलो एग्जाम्पल कर ही लेते हैं। जैसे आप मोनूमेंट्स में क्या लिखोगे? द ताजमहल, क्या लिख सकते हो? द चार मीनार आप लिख सकते हैं। द रेड फोर्ट, क्या आप लिख सकते हैं? लाल किला को लाल किला भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? रेड फोर्ट लिख सकते हैं। द ह्यूमन, हाँ हाँ एक मिनट, जनरल इंसान की बात होगी तो नहीं। जैसे मैन कहूँ, मैन इज मोटर, आगे चल के पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल आएगा, कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग ना करें। मैं कहूँ मैन इज मोर्टल तो सही होगा, द मैन इज मोर्टल नहीं लिख सकते। कोई इंसान जनरल की बात करे ना, और जब जनरल पे आ जाता है, कोई पर्टिकुलर है नहीं, तो कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, सीधा सीधा बिना आर्टिकल के। अब मैन भी नहीं लगा सकते हैं, द मैन भी नहीं लगा सकते, दोनों में से कोई आर्टिकल नहीं, विदाउट आर्टिकल का चलेगा।
समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? पापा आ रहे हैं तो आप फादर इज कमिंग लिखेंगे? नहीं, फादर इज कमिंग सीधा सीधा। मम्मी आ रही है, मदर इज कमिंग सीधा सीधा। कम्युनिकेशन में ऐसे सीधा चलेगा। क्या मदर इज कमिंग कहेंगे? नहीं कह सकते वहाँ पे। क्लियर है? यानी कहीं पे मतलब जनरल की बात हो जाए तब ऐसे सिचुएशन में नहीं चलता। समझ पा रहे? जहाँ पे आप समझते मैं समझता हूँ, ऐसे सिचुएशन में किधर चले पापा इज कमिंग कहते हो सीधे सीधा, पापा आ रहे है ना। वहाँ पे हो सकता है आप बहुत स्पेसिफिक हो तो माई लगा सकते हो, माई फादर इज कमिंग, माई मदर इज कमिंग। और नहीं लगाने तो सीधे सीधा अंडरस्टूड हो जाता। चलिए आप देखिए, क्या 5th नंबर समझ में आया? कोई भी जनरल नहीं है, स्पेसिफिक हो गया तो ऑटोमेटिक दा लगेगा। क्यों? लॉजिक नंबर 3 पे सब चल रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब यहाँ पे आइए 6 नंबर के ऊपर। हो सकता है सुनो, अब देखिए 6 नंबर पे क्या जाओगे, जितने भी इन्वेंशन होते हैं, इन्वेंशन मतलब समझते हो? बोलो। जितने भी आविष्कार हुए हैं, खोज हुए हैं, उससे पहले आप आर्टिकल लगा सकते हो स्पेसिफिक हैं। जैसे क्या कहोगे? द कंप्यूटर, सही है, लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ द मोबाइल, सही है। चलिए, लेकिन यही बात यहाँ भी सुनो, इससे पहले आप जब अगर जनरल की बात कर दे तो आर्टिकल दा नहीं लगेगा। जैसे मालूम चला आप मोबाइल कंपनी में कभी गए हो या कोई भी कंपनी शोरूम वगैरह में जाओ, क्या मोबाइल एक ही होगा कि कई तरह का होगा? कई तरह का होगा। चलिए पहले इस पे एग्जांपल ले लूँ। जैसे मालूम हु, सुनो हु। अब देखो एक बात और है, एक होता है इन्वेंटेड, एक होता है इन्वेंटेड, एक होता है डिस्कवर। दोनों का मतलब ही होता है खोज करना। सुनो, एक मतलब होता है इन्वेंट करना, इन्वेंट मतलब भी खोज करना, आविष्कार करना, और डिस्कवर का मतलब भी खोज। चलो, लेकिन आविष्कार के केस में नहीं आता, थोड़ा सा आविष्कार और खोज में अंतर है। इन्वेंट अगर कभी किया है तो इसका मतलब वो पृथ्वी पे नहीं था, पहली बार आया है। और अगर डिस्कवर किया इसका मतलब पृथ्वी पे पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, पता नहीं था उस चीज़ का। यही अंतर है। तो खुद बताइए, भारत का डिस्कवर हुआ कि इन्वेंट हुआ? भारत का डिस्कवर किया गया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? निकाल दूंगा क्लास से, समझ में नहीं आता आपको? बदतमीज। हाँ, आपको कह रहा हूँ, आपको मैं देख रहा हूँ, कहाँ कोई कर रहा है? चलते क्लास में डिस्टर्ब। बदतमीज लड़की आई है यहाँ क्लास करने, मस्ती चल रहा है, शर्म नहीं लग रहा? पापा सोच रहे हैं, मम्मी सोच रही है पढ़ने गई है, यहाँ पढ़ा रहे हैं कि ये सब का मतलब क्या है, तो यहाँ अपने लगे हुए हैं धुन में। कितना भी कहानी बता दो इन लोगों को, कोई असर नहीं पड़ता। आप 5 साल 10 साल बाद रोएगी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। करने वाले तो तुम खुद हो। ज़िंदगी जब अपॉर्चुनिटी मौका दिया है तो अयासी में डूबे हुए, मस्ती चढ़ा हुआ, दोस्ती यारी किए हुए हो। सब टेम्परेरी है, जो चीज़ परमानेंट हो उस चीज़ को ध्यान रखो। कोई दोस्ती यारी वफादारी काम नहीं आएगा। किस्मत है तो शायद कुछ दोस्त अच्छे मिल जाए जो आपका सपोर्ट करेंगे, वरना इनको चेंज होते हुए देरी नहीं लगेगा। इन्वेंट का मतलब वही होता है जो चीज़ पर्टिकुलर नहीं था, पहली बार खोज हुआ, दुनिया में था ही नहीं। और डिस्कवर का मतलब होता है पहले दुनिया में था, उस चीज़ को आपने खोज किया। भारत का आपको डिस्कवर हमेशा देखोगे, डिस्कवर किया गया, खोज किया गया है, ना कि इन्वेंट किया गया। मोबाइल का इन्वेंशन है, चलेगा, आविष्कार किया गया क्योंकि पहले नहीं था। आज से 500 वर्ष पहले कोई मोबाइल का नाम भी नहीं जानता होगा, या हो सकता कोई से वो कहा दे देगा कि तुम इंडिया में हो और तुम एक इंसान अमेरिका में सामने एकदम एक दूसरे के सामने, उसका फेस मैं देखूंगा, वो मेरा देख के बात करेगा, तो हो सकता है उस ज़माने में आपको लोग पागल ही घोषित कर दे, है ना। आज आपके ज़माने में हो सकता। हाँ बोलो। कहाँ 1500 वाली बात हो जाएगी, कहाँ ज़्यादा केस है? तो उससे पहले तो अंग्रेज क्या? हाँ, क्या मोबाइल था? क्या वीडियो कॉल वाला सिस्टम था? क्या यूट्यूब था? सब कुछ था? कुछ नहीं था ना। क्या फेसबुक वगैरह था? टेलीफोन था? था। बताइए कब खोज हुआ? ये तो एग्जैक्ट मुझे डेटा याद नहीं है, हो सकता है डेट भूल गया। हाँ हाँ, वो सब का खोज इसके बाद ही हुआ। वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो याद है। चल नहीं वो सब। चलिए, रेडियो वगैरह का देखोगे उस टाइम में चल रहा था प्रचार, ये न्यूज़ वगैरह रेडियो पे चलता था, वैसे कहाँ था? तो समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए यही बातें मैं कह रहा हूँ आपको कि इन्वेंशन और इसका मतलब देखो, जिस चीज़ का इन्वेंशन होगा हमेशा क्या लगाओगे? दा। लेकिन डिस्कवर का देता दा नहीं लगाना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हु इन्वेंटेड, अब देखो क्वेश्चन कहें, हो सकता है आपसे कहें कि हु, उसके बाद कहें इन्वेंटेड, हु इन्वेंटेड
उसके बाद लिखें फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद कहें कुछ भी करो, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी लिखना लिख लो, कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे आर्टिकल अगर ऑप्शन आ जाए कि ए ऑप्शन में एन है, बी ऑप्शन में द है और सी ऑप्शन में क्या है ए है और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, आपको क्या लगाना है बताइए? हाँ, बी ऑप्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन यही बात है, कंप्यूटर से पहले अभी सीखेंगे कि ए का भी प्रयोग करोगे कैसे। अभी इन सभी को हटा देते हैं। इन्वेंटेड के केस में आएगा तो हमेशा जो चीज़ का आविष्कार हुआ आर्टिकल था। आप हो सकता है चले जाओ मार्केट में या हो सकता है शॉप में कभी गए, वहाँ एक मोबाइल रहेगा कि कई मोबाइल है, और वहाँ बताओ आप कहो कि आई बॉट मैंने खरीदा, BOUGHT बॉट, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद कहें मोबाइल, और ऐसे सिचुएशन में लिख दें ऑप्शन ए में एन और बी ऑप्शन में द, सी ऑप्शन में लिख दे ए और डी ऑप्शन में लिखे नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? अब यहाँ पे ए लगाना सही होगा, द का यूज़ नहीं करो। क्यों? यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मोबाइल नहीं, जनरल मोबाइल की एक बात करोगे कि मैंने एक मोबाइल खरीदा, बहुत सारा था उसमें से एक खरीदा, समझ पा रहे? द का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हो सकता है द मोबाइल, आप लिख सकते हो कि हु इन्वेंटेड द मोबाइल, मोबाइल का खोज किसने किया। क्यों? इन्वेंशन की बात है, पर्टिकुलर वो मिला पहली बार तो पर्टिकुलर है। क्या यहाँ पे शॉप में कोई पर्टिकुलर है? नहीं, बहुत सारे मोबाइल है उसमें से एक की बात करे होते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या लगाना? ए लगा के चलना। यानी यही मोबाइल से पहले ए भी लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल भी, और यही मोबाइल से पहले डिपेंड करेगा द भी। डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में कैसे मोबाइल यूज़ किया गया। क्लियर है? अब देखिए, मैं कहूँ तीसरा क्वेश्चन, मैं इसी पे ले लेता हूँ 1 और 2, इसके यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। मैं कहूँ कि आई, उसके बाद लिखता हूँ बॉट, आई बॉट, फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर यहाँ पे मैं मोबाइल लिखता हूँ। चलो नीचे में क्या लिखा हुआ है? मोबाइल, आई बॉट मोबाइल, फिल इन द ब्लैंक्स है पहले, है ना, विच ही बॉट एस्टरडे। इसका मतलब समझ में आया? ही बॉट एस्टरडे, विच ही वॉच, ने जो उसने कल खरीदा वही मोबाइल मैंने खरीदा। तो क्या पर्टिकुलर बना कि नहीं बना? अब यहाँ पे ए नहीं आएगा, क्या बनाओगे? द लगाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्या आप कम्युनिकेशन में आई बॉट आ मोबाइल लिखोगे, आई बॉट द मोबाइल लिखना पड़ेगा। आई बॉट द मोबाइल विच ही बॉट एस्टरडे, मैंने वही मोबाइल खरीदा, सेम द मोबाइल मतलब वो स्पेसिफिक मोबाइल, वो पर्टिकुलर मोबाइल जो इसने खरीदा वही मोबाइल मैंने खरीदा। ए का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ पा रहे? यानी आपने देखा कि कहाँ पे दा लगाना, कहाँ पे ए लगाना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं आ रहा है? पक्का? अब देखो इसके अलावा भी तीसरा पॉइंट, यानी इन्वेंशन डिस्कवर तो पढ़ लिया। अब आओ, एक होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? हाँ, तबला देखा होगा, पियानो वगैरह देखा है कि नहीं, वायलिन वगैरह देखा होगा। तो उससे पहले भी आर्टिकल दा का यूज़ होगा भी, नहीं भी होगा। जैसे ये कैसे पढ़ें? आर्टिकल होगा भी दा और नहीं भी आ सकता, यानी डिफिनिट आर्टिकल भी आ सकता है दा, और इनडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का भी यूज़ हो सकता है। इसको हटा देता हूँ फिलहाल, ये कॉपी कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए, इसके अलावा जब आपको बताना है यहाँ पे, सुनो, आपने कहा होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही क्या होता है बताओ? इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या समझोगे? द तबला, और क्या क्या होता बताओ? द पियानो, चलो, और क्या होता? गिटार भी होता है ना, वायलिन भी होता है, और क्या होता है? हाँ, चलो ETC कर लेते हैं, बस यहाँ से क्लियर। आप देखो, इन सभी से पहले आर्टिकल दा का यूज़ करोगे भी, नहीं भी करोगे, डिपेंड क्या करता है। जैसे मैं कहूँ ही इज़ प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब बजाना यहाँ पे होगा, खेलना नहीं होगा। और उसके बाद मैं कहूँ गिटार, देखो गिटार किस लिए यूज़ किया जाता है? तो बजाने के लिए। जिस चीज़ के लिए वो बना है उसी में आप क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाना है? दा। लेकिन मैं कहूँ इसी में नंबर 1 के बाद नंबर 2 कि आई बॉट, मैंने खरीदा, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद कहें गिटार, तो बताओ क्या लगाओगे? दा या आ? तो यहाँ पे दा नहीं लग सकता, दा गिटार मतलब वो गिटार, अब अगला समझेगा ही नहीं कौन सा गिटार, क्योंकि स्पेसिफिक तो है नहीं। तो आ गिटार यहाँ पे लिखोगे। इसका मतलब जब काउंटेबल नॉन की तरह यूज़ करोगे किसका? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग, तो इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। और जब उसी का प्रयोग उसी के लिए करोगे जिस चीज़ के लिए वो बना है, तो ऐसे सिचुएशन में दा लगाना। अब तीसरा क्वेश्चन फिर लिखो, अगर यही गिटार फिर स्पेसिफिक हो जाए, जैसे मैं कहूँ कि आई बॉट, है ना, आई बॉट, फिल इन द ब्लैंक्स गिटार, आई बॉट, फिल इन द ब्लैंक्स गिटार, फिर कहेंगे विच ही सोल्ड एस्टरडे, जो उसने कल बेचा ना भाई,
वही गिटार मैंने खरीदा स्टरडे। तो अब बताओ यहाँ पे क्या पर्टिकुलर बना कि नहीं बना? विच ही सोल्ड स्टरडे, मतलब जो बेचा है वही गिटार की बात कर रहे हो, तो पर्टिकुलर बना। और जब पर्टिकुलर बना हो तो डिफिनेट आर्टिकल लगाओगे तो क्या डिफिनेट आर्टिकल द हो जाएगा, ना कि ए और एन आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इन सभी से पहले आर्टिकल द भी आ सकता है और ए और एन भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस मीनिंग में लिखा गया। क्लियर है कि नहीं है? पक्का। अब देखो कितना पॉइंट हो गया, 4 5 इधर है, 5 के बाद 2 इधर हो गया 7। अभी भी बाकी बहुत सारे इसका मतलब जितना भी पर्टिकुलर होगा सब। अब देखो आते हैं, आपने पढ़ा था कि कभी भी अनकाउंटेबल नॉन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, ऐसे ही तो पढ़ा था। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं कहूँ अनकाउंटेबल नॉन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन द का प्रयोग फिलहाल ए और एन का प्रयोग हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट अगर चेंज होगा तब। मैं कहूँ यहाँ पे लिखता हूँ द लव ऑफ मदर, यानी क्या समझोगे? माँ का प्यार, यही तो समझोगे कि नहीं समझोगे? अब खुद बताइए यह माँ का जो प्यार है स्पेसिफिक होगा कि नहीं होगा? देखो सिर्फ मैं कहूँ लव इज़ लाइफ, इसका मतलब क्या समझोगे? प्यार ही ज़िंदगी है, प्यार ही ज़िंदगी है ना। चलो क्लियर है। लेकिन क्या द लव इज़ लाइफ लिख सकते हैं? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पर्टिकुलर कौन सा प्यार है वो पता ही नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पे देखो माँ का प्यार, यानी खुद बताओ माँ का प्यार यूनिक बना कि यहाँ नहीं बना? पर्टिकुलर बना। यहाँ पे किसी का प्यार पता तो नहीं रहा, तो यूनिक तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे द लव सही है, जबकि यहाँ पे द लव नहीं हो सकता, सिर्फ लव लिखना पड़ेगा। जनरल लव की बात है कोई भी। और यहाँ पे बताओ सिर्फ माँ का प्यार, तो ऐसे सिचुएशन में पर्टिकुलर बनेगा। और जब भी पर्टिकुलर होगा तो आर्टिकल क्या लगाओगे? द। अब क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या लगाओगे? इज। उसके बाद क्या कहोगे? यूनिक इन दिस वर्ल्ड। समझ में? इस दुनिया में अनोखा होता है। यूनिक मतलब क्या समझोगे? अनोखा। माँ का प्यार इस दुनिया में अनोखा होता है। और यही बात सही बात है, दुनिया का हर प्यार रख लो एक तरफ और एक माँ का प्यार अपने तरफ रख लो, देखोगे माँ का प्यार आपको जीतता हुआ मिलेगा। क्यों? दुनिया का हर रिलेशन आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करता है, कुछ ना कुछ देखोगे मांग करता है, तब वो मोहब्बत टिका होता है। जबकि माँ को अगर कुछ दोगे भी नहीं तो हमेशा वो रिलेशन जो आपका बॉन्ड शुरू से उन्होंने बनाया हमेशा बना रहेगा। समझ पा रहे? दुनिया का हर रिलेशन देख लेना, अगर कोई तुम्हें चाह रहा है कुछ ना कुछ वजह होगा इसमें, तब यह मोहब्बत होती है। जिस दिन वो वजह करना छोड़ दोगे मोहब्बत कम हो जाएगा। लेकिन माँ का एक तरफ प्यार रखो, अगर नहीं भी करोगे तो वही मोहब्बत पहले वाला होती है, उसमें कोई भी कमी नहीं आता। ये आप देख लीजिएगा। समझ पा रहे? तो यही होता है। और सबसे बड़ा आपकी टीचर कोई होती है पहले तो आपकी माँ ही होती है। वो इसीलिए कहा जाता है कि माँ पढ़े लिखे हो तो बच्चे ऑटोमेटिक पढ़े लिखे होते। समझ पा रहे? क्योंकि अगर पापा कहीं निकल जाए कमाने वाने के लिए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ के पास होती है। इसीलिए कहा जाता है समाज में शिक्षित महिला यानी एजुकेटेड महिला की ज़रूरत है। इसीलिए माँ मेरा बच्चों को, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के को पढ़ाओ लड़कियों को नहीं पढ़ाओ, आगे चल के समाज उससे विकसित नहीं हो पाता अगर सिर्फ लड़के ही पढ़े लिखे रहे। संभालने के लिए कौन आएगा? आपने देखा होगा बच्चे का जन्म होता है तो सबसे ज़्यादा योगदान माँ का होता है। पापा को क्या चल दिए, थोड़ा सा रोया पेपा किया तो रखो तुम चल दी, होता है कि नहीं होता? माँ हंसने वाली बात नहीं, सच बात है कि नहीं है? देख लो जितना माँ बर्दाश्त कर लेगी बच्चे का रोना धोना, क्या पापा बर्दाश्त करेंगे? मन में नहीं एकदम लिए रहेंगे कि बस कैसे हो, ये होता है। इसीलिए कहा जाता है माँ ही जन्नत है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, है ना। ऐसे नहीं कि पिता नहीं, पिता आपके जन्नत के समझो गेट है ना, उनके बिना फिर काम नहीं चलेगा। वो जो आप यहाँ बैठे हो मेहनत उन्हीं का होगा। समझ पा रहे? ये बातें याद रखना, यानी दोनों को लेके चलना। समझ रहे? तो जैसे एक इंसान ने पूछा कि सर शादी के बाद किसका इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व देना, वाइफ को या मतलब हमारे माँ को, किसको दे दें? समझ पा रहे? ये मतलब पत्नी को या किसको? माँ को। मैंने कहा आपकी भी 2 आँखें हैं। समझ पा रहे? शादी के बाद किसको इंपॉर्टेंस दोगे? ये वाला आँख की वाला? अरे दोनों को ना दोगे तो वही तरह दोनों को इंपॉर्टेंस देना। समझ पा रहे? अगर एक आँख भी गया तो तुम काने कहलाओगे। उसी तरह एक इंसान को भी झुक गए तो हो सकता है इधर घूमे तो जोरू को गुलाम, इधर तो समझ रहे? तो ऐसे सिचुएशन में होता है, यानी हाँ एकदम तुरंत हो जाता है। समझ पा रहे? देखो दुनिया दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। कैसे? आप खुद बताइए, वो पत्नी भी इम्पोर्टेंट कैसे है? वो पूरी दुनिया छोड़ को आपको अपनी दुनिया बनाई है। भाई को छोड़ा भाई, अपने बहन को छोड़े, सब लोग को छोड़कर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। और देखोगे शादी के बाद हर सामाजिक व्यक्ति यही कहेगा कि दुनिया का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई पर्सन है तो कोई भी लड़की के लिए उसका पति।
ऐसा देखा कि नहीं देखा? समाज सोसाइटी भी मतलब इजाज़त देता है। और उसी तरह बताओ, माँ भी इस दुनिया में आपको लाई है, तो एक इंसान वो है जो आपको इस दुनिया में लाई है, और दूसरे इंसान वो है जो पूरी दुनिया छोड़कर आपके पास आई है। तो दोनों को बैलेंस बना के चलना है। आपको अगर हो सकता पत्नी शिकायत करते हुए मिले तो तुरंत वेरिफिकेशन कीजिए, माँ ने ऐसा किया कि नहीं। कई ऐसी पत्नी होती हैं, आपको 12th चैप्टर में ही द अर्थ चैप्टर पढ़ना है, देखोगे कैसे मतलब फ्लोरेंस जाके क्या क्या करवा देती है, समझ में आता है। आप तुरंत पढ़ोगे, उसमें जाके कहानियाँ पलट देती है। किसको? बेंजी को ले। अभी समझ में नहीं आएगा कि बेंजी क्या बता रहे, फ्लोरेंस क्या बता रहे। 12th का कभी लिटरेचर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें देखना, समझ पा रही कि नहीं पा रहे। उसमें हो पत्नी मतलब जो फ्लोरेंस है बहका देती है बेटा को, और बहकावे में बहुत गड़बड़ कर देता है माँ बाप के लिए, समझ पा रहे। तो ऐसे सिचुएशन में होता है। आप लोग 12th का लिटरेचर पढ़ेंगे, जो पढ़े हों उनको 12th का बिहार बोर्ड का लिटरेचर पढ़ो तो उसमें है 9th चैप्टर में प्रोज सेक्शन। बहुत रुलाने वाली कहानी है कि अपना ही बेटा अपने ही बाप को और माँ को घर से निकाल देता है। किसके चक्कर में? वाइफ के चक्कर, बहकावे में। तो कहानी अलग। हाँ चलिए, ऐसे सिचुएशन में होता है। क्लियर है? तो बताओ क्लियर है? आप देखो वहाँ जाके आप किताब को एक बार झलक देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको रटने की अब जरूरत नहीं पड़ेगा। जो चीज़ स्पेसिफिक है आर्टिकल दा आ गया, नहीं है तो नहीं आया, ठीक है। चलिए, पूरी बातें वहाँ आपको लिखाया हुआ मिलेगा। क्लियर है? पक्का? अब आइए कुछ बातें और लिख देते। कुछ एक्स्ट्रा बातें किसके ऊपर? दा के ऊपर और ए और एन के ऊपर। सुनो, यहां पे आइए, चलो ऐसे कर लेता हूं, द एक्टर एंड द डायरेक्टर। फिर लिखता हूं इज आर, इसको पहले भी पढ़ाए थे, कमिंग, ठीक है। अब फिर लिखता हूँ द एक्टर एंड, और यहाँ पे दाना लगाऊँ, सिर्फ डायरेक्टर लिख लिया, इज, या फिर लिखता हूँ आर, और उसके बाद कमिंग हेयर लिखा हुआ, ठीक है। ओ जाके आज कल वाला वीडियो और आज वाला वीडियो तो किसी नोट्स ले लेना, नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। कोई अच्छा, एक सिस्टम बना देंगे कि सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे, एक मतलब होगा कि नोट्स बनाया हुआ आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे ग्रुप में। वहाँ पे क्या करो, बनाया नोट्स मिलेगा, कॉपी कर लेना, समझ पा रहे? उसमें टेंशन ही खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, और वहाँ से एक्सरसाइज करके आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ समझने का काम करना, खत्म। सुनिए, अब ये हल्ला मत करो, लास्ट क्लास देख लेना। जितना आर्टिकल अगर एक से ज़्यादा हो गया तो समझ जाना प्लूरल हो गया। देखो ये तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, खत्म। एक आर्टिकल मिला और ज़्यादा नहीं मिला तो सिंगुलर हो गया, खत्म। इतने बातें क्लियर? ये शॉर्ट ट्रिक है, देखते के बाद आप लगा लो। लेकिन ऐसा क्यों? लैंग्वेज ट्रिक के ऊपर नहीं चलता है, लैंग्वेज सिचुएशन को दिखाता। कुछ भी चेंजेस होगा तो मतलब बताइए क्यों हुआ। देखिए कभी कभी आप सिचुएशन देखो, एक व्यक्ति हैं, उनको दो काम कभी कभी मिलता है कि एक्टर भी नहीं है और डायरेक्टर भी नहीं है। जैसे याद करो, कई ऐसे स्कूल में होंगे कि प्रिंसिपल साहब भी एक ही हैं, है कि नहीं है, और आपको मिलेंगे कि डायरेक्टर साहब भी उसी स्कूल के वही हैं जो प्रिंसिपल है। ऐसा देखे हैं? तो ऐसी सिचुएशन यानी उनका काम बताओ दो है, लेकिन पर्सन एक ही है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो देखोगे वही बात है, द एक्टर का मतलब डायरेक्टर, इसका मतलब पर्सन दोनों अलग अलग है। समझ रहे? यानी एक्टर अलग पर्सन है, डायरेक्टर अलग है, इसीलिए आर लगा रहे। अगर हम कह दे द एक्टर एंड डायरेक्टर, इसका मतलब देखो इससे पहले आर्टिकल नहीं है तो समझ जाना जो एक्टर हैं वही डायरेक्टर हैं, इसीलिए इज लग रहा है। बोलिए समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसका मतलब पर्सन एक है, काम दो इनको मिल रहा है। आइए बताए थे आर्टिकल में, आपको वहाँ है एक्सरसाइज पूरा करना है, कर लोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो यहाँ पे बताओ आप कमिंग हो जाएगा, ख़त्म। ये वाला कॉन्सेप्ट था, आ जाएगा। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए, अनकाउंटेबल नॉन से पहले कभी भी सही में आर्टिकल का यूज़ आप नहीं कर सकते। क्लियर है? ऐसा बताया भी क्या था, है ना? चलिए कोई बात नहीं। क्या हो गया? सुनो, जैसे मैं लिखूं गोल्ड, सुनो, इज प्रीशियस, गोल्ड इज प्रीशियस, इसका मतलब क्या समझोगे?
गोल्ड महंगे होते, है ना। प्रीशियस मतलब क्या चाहूँगा मैं कहूँ, गोल्ड, है ना, इज, उसके बाद कहूँ प्राइसलेस, कहूँ प्राइसलेस, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती भाई। जैसे मैं गोल्ड के बाद ले लेता हूँ डायमंड, डायमंड क्या लिखोगे, डायमंड इज प्राइसलेस कर लो। बताओ इन सभी अनकाउंटेबल नॉन से पहले आर्टिकल आ रहा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग आप कर सकते हो। कहाँ पे? जैसे मैं लिखूँ, हम कह सकते हैं कि देखो जो गोल्ड अमेरिका का है बहुत सस्ता होता है, हो सकता मैं कहूँ नेपाल का गोल्ड सस्ता होता है। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ कहाँ के गोल्ड के बारे में बात कर रहे हो? है तो अनकाउंटेबल नॉन गोल्ड, है ना, इसको तो काउंट नहीं करते, अनकाउंटेबल है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता सीधा सीधा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर की बात करोगे, कहाँ का, अमेरिका का गोल्ड, या हो सकता है अमेरिका की सिल्वर चांदी, तो ऐसे सिचुएशन बताओ अमेरिका का पर्टिकुलर बना, जैसे राम के पिता पर्टिकुलर है, तो ऐसे सिचुएशन में द गोल्ड ऑफ अमेरिका क्यों लिखोगे? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद क्या लगाओगे? इज, उसके बाद हो सकता है मैं चीप लिख दूँ, चीप मतलब सस्ता होता है। क्लियर है? अगर मालूम चला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ गोल्ड की बात है, गोल्ड इज चीप, तो यहाँ पे जैसे मालूम दा हटाया तो ऑफ अमेरिका हटाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल गोल्ड की बात हो गया। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर पर्टिकुलर होगा तो दा लगेगा, पर्टिकुलर नहीं है तो दा नहीं लगेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का है ना। चलिए हाँ सुनो, अब एक बात और, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, जैसे मैं लिखूँ वाटर, ऐसा क्वेश्चन है, मैं फिल इन द ब्लैंक्स लिखूँ, उसके बाद कहूँ वाटर, उसके बाद कहूँ इज प्राइसलेस, प्राइसलेस, और ऑप्शन में लिखूँ आर्टिकल ए एन, है ना, बी में ए, सी में द और डी में नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है ना। ये बताओ वाटर इज प्राइसलेस मतलब वाटर का कोई कीमत नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे? नन ऑफ दिस, जनरल वाटर सब। लेकिन अगर यही वाटर में दूसरा क्वेश्चन में लिख दूँ, दूसरा क्वेश्चन में लिखता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, देखो कैसे समझ में नहीं आया है? मैं लिखूँ वाटर ऑफ दिस रिवर, वाटर ऑफ दिस रिवर, मतलब समझ में आया कि इस नदी का पानी, वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी। उसके बाद क्या कहूँ? इज डर्टी, डर्टी मतलब क्या है? गंदा है। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ क्या लगाओगे? दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर नदियों की बात हो रही, इस नदी का पानी, तो दा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बताओ, यहाँ पे अगर सेम ऑप्शन होता तो ऑप्शन सी जाता, समझ रहे? अगर यहाँ पे ये है क्योंकि स्पेसिफिक नहीं, इसीलिए। क्या ये सब बातें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अब बाकी यहाँ पे देखो रटने वाली बात, एक लॉजिक पे सब खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको पूरा नोट्स में लिखा है ना, जैसे नदियों के नाम से पहले बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर्स, है ना, द गंगाज, है ना, यमुनाज, उसके बाद क्या है? सतलज, सब है। वहाँ पे दूसरा है पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस, जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज, द एल्प्स, द ईस्टर्न घाट्स। समझ पा रहे? जैसे उसी वजह समुद्र के सागर के नाम से पहले बहुत सारे समुद्र के सागर ना, अरबियन सी है, रेड सी है, उसके बाद क्या है? द अटलांटिक ओशन है, द इंडियन ओशन है, द पैसिफिक ओशन है। समझ पा रहे? उसके बाद खाड़ियों के नाम से पहले द बे ऑफ बंगाल स्पेसिफिक है, और तो कोई खाड़ी दुनिया में नहीं हो सकता, स्पेसिफिक होगा इसीलिए। द पर्शियन गल्फ है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको है। उसके बाद द्वीप के, द्वीप मतलब समझते हो बिफोर द नेम्स ऑफ आइलैंड, उसके नाम से, क्योंकि पर्टिकुलर जहाँ जहाँ पे होगा तो उसको आप पहचान सकते हो। द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान निकोबार, वो बहुत सारे हैं। उसी तरह देखो कैनल, नहरों के नाम से पहले, देखो कई नहरों के नाम स्पेसिफिक होता है, एक तरह का पर्टिकुलर नहीं हो, कॉपी नहीं बनता दम, एक पर्टिकुलर उसका नाम अगर रखा गया तो वैसे नहीं होगा कि कोई और भी नाम रख दे, यानी जनरल नहीं होगा, स्पेसिफिक होता है कि नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे मतलब पनामा कैनल है, स्वीज कैनल है, शारदा कैनल है। उसी तरह बताइए सतलज भूमिखंड, सतलज भूमिखंड समझते हैं? हाँ, बिफोर द नेम ऑफ प्लेन्स, जैसे द इंडो गंगेटियन प्लेन, गंगा सिंधु का मैदान, वो जो पर्टिकुलर होगा और तो कुछ हो नहीं सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता उसका, तो पर्टिकुलर में क्या लगाओगे? आर्टिकल द। उसी तरह देखो मरुभूमि के नाम से पहले, मरुभूमि मतलब द नेम ऑफ द डिजर्ट्स, जितना डिजर्ट्स के नाम हो गए सबसे पहले क्या लगाओ? आर्टिकल द, क्योंकि मैंने बता दिया जो भी पर्टिकुलर होगा खत्म। उसी तरह 8वां के बाद 9वां हो जाएगा, वहाँ ऋतुओं के नाम से पहले बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन, पर्टिकुलर है, कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कि कॉपी कोई किया, जो पर्टिकुलर हो रहा तो नाम लगाओगे, क्या लगाओगे? आर्टिकल द। समर सीजन, रेनी सीजन, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसी तरह बताइए ऐतिहासिक नाम, जो भवन का नाम होता है, जैसे मालूम चला बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द वाइट हाउस, द गोलघर,
उसी तरह ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, पर्टिकुलर है। जैसे बताओ फ्रेंच रिवोल्यूशन है ना, मतलब फ्रांस को क्रांति, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ बक्सर, क्या पर्टिकुलर है ये सब? तो आप क्या लगाओगे? आर्टिकल द। ऐसा नहीं होगा आप बैटल ऑफ बक्सर मतलब बक्सरों को युद्ध में एक, ये भी ऐसा नहीं, एक ही हुआ है, खत्म। इसलिए अगर बहुत सारा होता तो आ लगाते, जैसे आ फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत सारे दोस्तों में से एक, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन। लेकिन बक्सर का तो एक ही लड़ाई, खत्म, क्लियर। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि अब इसके पूरा एक्सरसाइज क्या कर क्या होगा, बना क्या होगा, कंप्लीट। अब इसके अलावा भी 2-4 पॉइंट और है, जैसे आप यूएसए से पहले आर्टिकल द क्यों, द पंजाब क्यों लिखेंगे, द बिहार क्यों नहीं, ऐसा सिचुएशन कल में आए। बड़ा इंपॉर्टेंट का क्रेज तो बेसिक था, खत्म। इसके एक एडवांस लेवल पे चलेगा। क्या है बोलिए, मुझे उम्मीद है क्लियर है ये सब। कल ओमिशन ऑफ आर्टिकल और प्लस कुछ बातें कल और है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल कल बताया जाएगा, इसमें है कर क्या होगे। जहाँ जहाँ डॉट है, एक बार डॉट क्रिएट हुआ है तो उसको लेकर आना, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा एक और क्लास हैगा आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, एक और द यूएसए क्यों लिखते हैं, द यूके क्यों लिखते हैं, द पंजाब क्यों लिखते हैं, द बिहार क्यों नहीं, होता कि नहीं होता। ये सभी बातें कल की क्लास में, और पहले जो ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे तब बताइए समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता। ये तो किताबों में लिखा होगा द यूएसए द यूके क्यों हुआ, तो ये कल पढ़ेंगे, क्लियर। तो वी विल मीट यू टुमारो इन द इवनिंग इन द, यस, सी यू, बाय बाय।